गुड मॉर्निंग माय बायोलॉजी फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। टॉपिक हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ले रहे हैं। टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। बेसिकली लैक ऑपेरॉन एक मॉडल है जो जैकब और मोनेड ने प्रपोज किया था, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का रेगुलेशन किया जाता है। जो ऑपेरॉन शब्द है ये ओपेरा से लिया गया है। ओपेरा एक म्यूजिकल ड्रामा या शो होता है जिसमें कुछ लोग म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, कुछ लोग गाना गाने वाले होते हैं, कुछ लोग आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर डायरेक्शन दे रहे होते हैं। जो ये पूरा कंसर्ट है वह तब एक बहुत ब्यूटीफुल ढंग से लोगों के सामने आ पाता है, लोग सारे उसका एंजॉय कर पाते हैं अगर सारे रिदमिक फैशन के अंदर काम करें। यहां से जैकब और मोनेड ने एक टर्म इस्तेमाल की है ऑपेरॉन, और लैक से हमारा ये मतलब है कि इस ऑपेरॉन में जो जीन्स रेगुलेट होंगे दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ अ लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, इसलिए इसे लैक ऑपेरॉन कहा गया। अब किसी भी ऑपेरॉन के अंदर दो तरीके के जीन्स होते हैं। एक वह जीन्स जिनका रेगुलेशन होना है उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर तीन जीन्स हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इन तीन जीन्स का रेगुलेशन होगा, और इन तीन जीन्स के रेगुलेशन करने के लिए एक और जीन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है जो इनको रेगुलेट करेगा, उसे कहा जाता है रेगुलेटरी जीन। सो रेगुलेटरी जीन इज लैक आई, व्हाइल द स्ट्रक्चरल जीन्स जिनको हम रेगुलेट करने वाले हैं दैट इंक्लूड लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स करते क्या हैं, इनसे किस प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज लैक प्रमोटर के ऊपर बाइंड हो तो जैसा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। तीनों जीन्स का एक कॉमन मैसेंजर आरएनए बनेगा, और लैक जेड से ट्रांसलेशन के बाद एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये मेनली लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर ई कोलाई को हम मीडियम में लैक्टोज दें तो वह लैक्टोज को न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है अगर वह एक एंजाइम एक्सप्रेस करे जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के अंदर जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होगा, and this glucose can directly enter into the glycolysis and could act as an energy source। जबकि जो गैलेक्टोज है उसको भी मेटाबॉलिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको भी एनर्जी सोर्स की तरह, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम देखेंगे कि यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज कुछ लैक्टोज को उसकी आइसोमरिक फॉर्म एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। लैक जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इन जनरल हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट दिस कुड आल्सो बी रेफर टू एज लैक्टेज, क्योंकि ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है। दिस कुड आल्सो बी रेफर टू एज लैक्टेज। लैक वाई से ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है इस रीजन से, तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोटीन जिसका नाम है लैक्टोज परमेज। और लैक्टोज परमेज एक ट्रांसपोर्टर है जो मीडियम से लैक्टोज का अपटेक कराता है। यानी अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग के अंदर हमने लैक्टोज रख दिया है तो लैक्टोज को एक्टिवली अपटेक कराने का काम, जिसके लिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्तेमाल करेगा, लैक्टोज को अपटेक बैक्टीरिया कर पाएगा। इस एक्टिव अपटेक के लिए
जो ट्रांसपोर्टर काम करता है उस ट्रांसपोर्टर का नाम है लैक्टोज परमीज। लैक-Z, लैक-Y के अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चरल जीन यहां पर और है, और इससे बनने वाला प्रोटीन जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांस एसिटाइलेज। अब हम इस बात पर आते हैं कि ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है ये क्या प्रोड्यूस करता है। बेसिकली जो लैक्टोज परमीज है जिससे लैक्टोज का अपटेक होता है, सेम ट्रांसपोर्टर अगर मीडियम के अंदर कुछ थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं तो उन थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी, अगर कोई थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं तो गलती से लैक्टोज परमीज थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी बाहर से अपटेक कर देगा, और थायोगैलेक्टोसाइड्स अगर अपटेक हो गए, थायोगैलेक्टोसाइड्स दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि टॉन पीजी एक एग्जाम्पल है थायोगैलेक्टोसाइड का। अगर मीडियम में ये भी अवेलेबल हो तो लैक्टोज परमीज जिसको लैक्टोज को अपटेक करना होता है कॉम्पिटिटिवली इन थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी वह अपटेक कर लेगा, और कुछ नहीं किया गया तो ई कोलाई बैक्टीरिया की डेथ होगी। ट्रांस एसिटाइलेज से बनने वाला एंजाइम इन थायोगैलेक्टोसाइड्स के ऊपर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है, और जैसे ही एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं वह अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अब इनका इफेक्ट इन ई कोलाई के ऊपर नहीं होगा। सो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन हैं। अगर बार मीडियम के अंदर हमने लैक्टोज दिया है तो लैक्टोज परमीज उसको अपटेक करेगा। लैक्टोज अपटेक होने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो एनर्जी सोर्स का काम करेंगे, और लैक्टोज परमीज अगर गलती से थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी बाहर से ले ले तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। पर ये तीनों ही जो जीन्स हैं वह तब एक्सप्रेस होनी चाहिए जब मीडियम के अंदर लैक्टोज अवेलेबल है। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो इन तीनों जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पर न तो ट्रांसपोर्टर बनाने की जरूरत है न ही कैटाबोलाइट एंजाइम को बनाने की जरूरत है। तो ये किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से यहाँ पर जीन है लैक-I जीन, जिसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। ये रेगुलेटरी जीन हमेशा ही ट्रांसक्राइब होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिव्स का एक्सप्रेशन होता रहता है। इसके प्रमोटर लैक-I से पहले प्रमोटर है जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव लैक-I का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इससे एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है लैक रिप्रेसर। और लैक रिप्रेसर की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वह जाकर प्रमोटर के पास एक सीक्वेंस, अब जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ऑपरेटर वहां पर जाकर बाइंड होगा। सो अगर रिप्रेसर आकर बाइंड होता है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। पर अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं होता तो आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा, लैक-Z, लैक-Y और लैक-A जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये कैसे तय होता है कि रिप्रेसर यहां पर बाइंड हो या ना हो, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके का रेगुलेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा जीन जो एक कॉमन फिनोमिनन में इन्वॉल्व हो उनको एक साथ रेगुलेट किया जाता हो, तो उसके लिए वी यूज अ टर्म कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन, एंड दैट इज अ बेनिफिट ऑफ एन ऑपेरॉन। ऑपेरॉन के अंदर जनरली रिलेटेड जीन्स को रखा जाता है, और उसका फायदा ये है कि उन सब जीन्स को जो एक रिलेटेड मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है उनको एक साथ रेगुलेट किया जा सकता है। सो ये हमारी अब तक जो बात की, हमने बात की कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन से कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, और ये प्रोटीन्स इन स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करते हैं। देन प्रोटीन्स जो कि इस ऑपेरॉन को रेगुलेट करेंगे वो डेफिनेटली किसी न किसी सीक्वेंस पर आकर बाइंड होने चाहिए। वह सीक्वेंस
जिनके ऊपर प्रोटीन आकर एक्ट करते हैं, इन्हें सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस या सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कहा जाता है। इन जनरल जो सीक्वेंसेस है बैक्टीरिया के अंदर वह दो तरीके की हो सकती है, ऑपरेटर, और दूसरी जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है उसे हम एनहेंसर कह सकते हैं। ऑपरेटर वह जगह है जहां पर कुछ प्रोटीन्स आकर बाइंड होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन को रोकेंगे, उन्हें हम रिप्रेसर कहते हैं। तो एनहेंसर वह सीक्वेंसेस है जहां पर कुछ और दूसरे तरीके के प्रोटीन आकर बाइंड होंगे जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। सो रेगुलेशन होने के लिए प्रमोटर के अलावा दो तरीके की सीक्वेंसेस होनी चाहिए, ऑपरेटर जहां पर कुछ रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड हो सकते हैं और एनहेंसर जहां पर कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन आकर बाइंड हो सकते हैं। लैक ऑपेरॉन के अंदर जो लैक ऑपरेटर सीक्वेंस है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड होता है वह एटलीस्ट 3 जगहों पर बाइंड है, 3 जगहों पर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सीक्वेंस ये रही, सेकंड सीक्वेंस ये रही, थर्ड सीक्वेंस ये रही। जो वन ऑफ द सीक्वेंस है दैट इज ऑलमोस्ट एट द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जस्ट डाउनस्ट्रीम जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहां पर ऑपरेटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। दूसरी जो लैक ऑपरेटर सीक्वेंस है वो लगभग इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लगभग 90 बेस पेयर अपस्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की लैक ऑपरेटर सीक्वेंस, एक तीसरी लैक ऑपरेटर सीक्वेंस लगभग 400 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है। सो 3 सीक्वेंसेस एग्जैक्टली एक जैसी जिन्हें हम लैक ऑपरेटर कह रहे हैं, ये 3 जगहों पर प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने कहा ऑपरेटर के अलावा एक दूसरी सीक्वेंस होनी जरूरी है जिसे हम क्या कहते हैं, एनहेंसर। और यहां पर एनहेंसर सीक्वेंस को हमने नाम दिया है कैप साइट और मोर एक्यूरेटली कैप बाइंडिंग साइट, जहां पर एक एक्टिवेटर आकर बाइंड होगा और उस एक्टिवेटर का नाम है कैप, इसलिए कैप बाइंडिंग साइट है, इसको हम एनहेंसर कह सकते हैं। और एनहेंसर का यहां पर जो एग्जाम्पल है वह है कैप साइट। सो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड हो सकता है, तो एक ऐसी जगह भी है जहां पर एक्टिवेटर प्रोटीन आकर बाइंड हो सकता है। अगर हम ध्यान से इस रीजन को देखें, अगर हम इस रीजन को देखें, इतने से रीजन को, तो आप ये पाएंगे कि इस रीजन के अंदर पहली बात तो प्रमोटर आता है। हमने बेसिक जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे प्रमोटर इज अ प्लेस वेयर एन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट तरीके की सीक्वेंसेस होती है कंसेंसस सीक्वेंस, एक -10 पर और दूसरी जो सीक्वेंस है वो -35 पर। -10 पर जनरली जो सीक्वेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स में वह TAAT होती है और -35 पर जो सीक्वेंस होती है वो TTGACA सीक्वेंस होती है। एग्जैक्टली इसी तरीके की सीक्वेंसेस हो तो ऐसे प्रमोटर को हम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहते हैं। पर जो लैक प्रमोटर है वह एक वीक प्रमोटर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर TTGACA की जगह पर यहां पर कुछ वेरिएशन आ गया। आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरिएशन एट दिस साइट, इस जगह पर वेरिएशन आ गया है। TTG की जगह पर T सीक्वेंस आ गई। उसके साथ साथ आप यहां पर देखें, यहां पर वेरिएशन है, यहां पर देखें जहां पर TAT सीक्वेंस होनी चाहिए इस जगह पर भी वेरिएशन आ गया। इसका मतलब -10 और -35 सीक्वेंस में अगर कंसेंसस सीक्वेंस में कुछ वेरिएशन आ जाता है तो ऐसा प्रमोटर अब वीक प्रमोटर हो गया है। So lag promoter is a weak promoter because there is some deviation in -10 and -35 sequence. अब जहां कहीं पर भी हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रमोटर वीक होता है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज तेजी से रिक्रूट नहीं होगा। उसको रिक्रूट कराने के लिए पास में कोई ना कोई एनहेंसर साइट होनी चाहिए। पास में ही आप देखेंगे कि यहां पर एक एनहेंसर सीक्वेंस है
जहां पर एक एक्टिवेटर प्रोटीन आकर बाइंड होगा और उसे हमने नाम दिया है कैप बाइंडिंग साइट, वेयर अ एक्टिवेटर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन विल कम एंड बाइंड। सो जो प्रमोटर वीक है तो उसकी जो भरपाई की गई है कि पास के अंदर एक एनहांसर सीक्वेंस है जहां पर अगर एक्टिवेटर प्रोटीन आकर बाइंड होगा तो उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज को तेजी से रिक्रूट कराया जा सकता है। एक और बात भी गौर करने वाली यहां पर है कि आप देखेंगे ऑल्दो 3 ऑपरेटर साइट्स हैं, पर जो जिसे हम ऑपरेटर साइट 1 कह रहे हैं वह देखेंगे आपको कि वह ऑलमोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर ही प्रेजेंट है, और जो ऑपरेटर साइट है, ये वाली ऑपरेटर साइट है और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है, वह एक दूसरे को फिजिकली ओवरलैप कर रही है। यानी यहाँ पर कोई रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा या यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा, दोनों चीजें एक साथ बाइंड नहीं हो सकती। सो ये जो ऑपरेटर है जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस ऑपरेटर सीक्वेंस को डिलीट कर दिया जाए तो फिर रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं हो पाएगा, हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोका जा सकता। एक और बात भी ध्यान रखने वाली है कि चाहे वह, अगर हम इस जो हमने यहां पर लिखा है इसको एक बार मिटा दें, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि चाहे जो ऑपरेटर सीक्वेंस है या एनहांसर सीक्वेंस है, इनको दो सीक्वेंसेस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ऑपरेटर सीक्वेंस को भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है और सीक्वेंसेस रिपीट्स हैं, पर ये रिपीटेड सीक्वेंसेस इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में। जैसे लैक ऑपरेटर की अगर आप सीक्वेंस देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पर जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसी है, ए टी टी, इस तरीके की सीक्वेंस। तो आप देखेंगे दूसरे में भी सीक्वेंस वही है, ए टी टी सीक्वेंसेस, लेकिन ये सेम ओरिएंटेशन में नहीं है, ऑपोजिट ओरिएंटेशन में। कहने का मतलब है चाहे वह ऑपरेटर सीक्वेंस हो चाहे एनहांसर सीक्वेंसेस हो, वह दो हिस्सों में बटी हुई होती है, रिपीटेटिव होती है, पर ये रिपीट्स हैं वह इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में होती है। ये बात सिर्फ ऑपरेटर पर ही नहीं, इवन जो एनहांसर सीक्वेंस है उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। इसलिए यहां पर भी इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंसेस देखने को मिलेगी। इसका फायदा हम वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फायदा यह है कि एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स एटलीस्ट डाइमर की तरह जरूर बाइंड होंगे, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो सकती है और कोऑपरेटिव बाइंडिंग का बेनिफिट है हमें देखने को मिलेगा। सो यहां से हम दो इंपॉर्टेंट सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, एक है लैक ऑपरेटर, दूसरी द एनहांसर सीक्वेंस रेफर्ड टू एज अ कैप साइट। दोनों और इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर सीक्वेंस है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन अगर आकर बाइंड हो गया तो फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी फिजिकल पोजीशन कुछ इस तरीके की। देन इन जो सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस है, चाहे वह ऑपरेटर तरीके की सीक्वेंस है चाहे वह एनहांसर तरीके की सीक्वेंसेस है, इनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स आकर बाइंड होंगे जैसे रिप्रेसर प्रोटीन्स या एक्टिवेटर प्रोटीन्स, तभी रेगुलेशन कराया जा सकता है। सबसे पहले हम इन प्रोटीन्स को जो इन सीक्वेंसेस पर आकर बाइंड होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर की जिसकी बात कर रहे हैं वह है रिप्रेसर। रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड होगा या नहीं होगा, लैक ऑपरेटर बाइंड होगा या नहीं होगा, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं। अगर लैक्टोज एब्सेंट हो उस कंडीशन के अंदर रिप्रेसर, आप हमेशा देखते हैं लैक आइजीन का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट होता रहता है, लैक आइजीन का एक्सप्रेशन होगा तो उसे लैक रिप्रेसर बनेगा, और लैक रिप्रेसर है वह एक तो उस साइट पर डाइमर की तरह आकर बाइंड होगा जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर है, और दूसरी जो लैक ऑपरेटर सीक्वेंस सेकंड है जस्ट ऑलमोस्ट 90 बेस पर अपस्ट्रीम, वहां पर आकर बाइंड होता है। यहां पर भी डाइमर की तरह बाइंड होता है, यहां पर भी डाइमर की तरह बाइंड होता है, और ये दो डाइमर आपस में इंटरेक्ट कर एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने के बाद जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है अब लैक प्रमोटर पर बाइंड
नहीं हो पाता। सो लैक्टोज अगर एब्सेंट है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर लैक रिप्रेसर लैक ऑपरेटर पर कुछ इस प्रकार से बाइंड होता है कि वह आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को ब्लॉक करता है, रोकता है। टेट्रामराइज फॉर्म में आप देख सकते हैं वो इस तरीके से बाइंड हुआ कि अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड यहां पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, तो जो थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल लेवल या लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ई कोलाई की मेम्ब्रेन पर लैक्टोज परमेज होगा, उससे लैक्टोज अपटेक होगा। जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो बाहर से लैक्टोज अपटेक होता है उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम काम करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेनली ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको ब्रेक डाउन करता है, पर थोड़ा बहुत फॉर्म इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करना था, और जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग हो जानी चाहिए। पर क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक नई तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। 1,4 तरीके का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और 1 का 6 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से लैक्टोज है वह एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। यानी बाहर अगर मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है। और लैक रिप्रेसर के ऊपर ये देखिए, लैक आई जीन है वह का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद लैक रिप्रेसर बना। पर अगर लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज बनेगा, और एलोलैक्टोज इट बाइंड्स टू अ लैक रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर पर उसकी बाइंडिंग साइट होती है। और ऐसा होते ही अब लैक रिप्रेसर में कन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया, और लैक रिप्रेसर में कन्फॉर्म चेंज आने की वजह से अब लैक रिप्रेसर लैक ऑपरेटर बाइंड नहीं हो पाएगा, न तो यहां पर बाइंड हो पाएगा और न ही यहां पर बाइंड हो पाएगा। सो इसलिए एलोलैक्टोज को हम इंड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेसर को काम करने से रोकता है, जिसकी वजह से लैक ऑपेरॉन है वह इंड्यूस होता है। अब क्योंकि रिप्रेसर यहां पर या यहां पर बाइंड नहीं है, कोई रिप्रेसिव लूप नहीं बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आसानी से यहां पर आकर बाइंड हो सकता है। सो लैक्टोज की प्रेजेंस या लैक्टोज की एब्सेंस ये तय करती है कि रिप्रेसर बाइंड होगा या रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा। जब रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो सकता है। उसके अलावा हम कह रहे हैं एक दूसरा प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले करता है, ट्रांस एक्टिंग फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम जो एक्टिवेटर की तरह काम करता है उसका नाम है कैप या CRP। इस प्रोटीन को कैप इसलिए कहा जाता है, कैप का फुल फॉर्म है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन जब कभी भी काम करता है तो उस कंडीशन के अंदर लैक्टोज का बहुत तेजी से कैटाबॉलिज्म होता है। यानी इसका मतलब यही है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ज्यादा बनता होगा, जिसकी वजह से बहुत तेजी से लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होता है। सो इसको कहा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। पर ये एक्टिवेटर तभी काम कर सकता है जब इसके साथ कोई एक को एक्टिवेटर हो, और इसके लिए को एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्टिवेटर को काम करने के लिए को एक्टिवेटर की तरह चाहिए cyclic AMP. Cyclic AMP, it is needed as co-activator. So, activator तभी काम करेगा जब वहां पर co-activator present हो, and as a co-activator, the role is played by cyclic AMP. अब activator एनहेंसर सीक्वेंस पर बाइंड होगा या नहीं होगा ये अभी दूसरे कार्बोहाइड्रेट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट वेदर अ ग्लूकोज इज प्रेजेंट और ग्लूकोज इज एब्सेंट। अब ग्लूकोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, नाउ व्हाट हैपेंस कि जब कभी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जिस ग्लूकोज प्रेजेंट होने पर वह इनडायरेक्टली एक एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट एन एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज।
एडेनिलेट साइक्लेज को किस तरीके से इनहिबिट करता है इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इनडायरेक्टली अगर ग्लूकोज इज देयर, ग्लूकोज इट इनहिबिट द एडेनिलेट साइक्लेज। एडेनिलेट साइक्लेज एंजाइम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, what it do is that it convert a ATP into cyclic AMP. Now in other words what we want to say is कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो एडेनिलेट साइक्लेज काम नहीं करेगा, एडेनिलेट साइक्लेज काम नहीं करेगा तो साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन कम होगी। और जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लिक AMP को एक्टिवेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है उस कंडीशन में साइक्लिक AMP नहीं होगा क्योंकि एडेनिलेट साइक्लेज काम नहीं कर रहा है, और अगर साइक्लिक AMP नहीं है तो एक्टिवेटर इनएक्टिव होगा, और अगर एक्टिवेटर इनएक्टिव है तो वह कैप साइट पर बाइंड नहीं हो सकता। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिप्रेसर बाउंड है या नहीं, लेकिन एक्टिवेटर इस कंडीशन बाइंड नहीं होगा। और एक्टिवेटर की एब्सेंस में आरएनए पॉलीमरेज अगर रिप्रेसर नहीं भी है तो जो बाइंड होने की उसकी एबिलिटी होगी बहुत कम होगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसका जो प्रमोटर है जिसे हम लैग प्रमोटर कह रहे हैं, वह लैग प्रमोटर बहुत वीक प्रमोटर है। अब अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली एडेनिलेट साइक्लेज अब काम करेगा। एडेनिलेट साइक्लेज काम करेगा तो साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन हाई होगी, और साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन हाई है यानी एक्टिवेटर को उसका साथ देने के लिए कौन अवेलेबल हो गया, को एक्टिवेटर। और अगर साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन हाई है तो साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन पर आकर बाइंड हो जाता है, और जैसे ही साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन पर यानी CRP पर बाइंड होता है तो उसकी वजह से अब ये CRP कैप साइट पर आकर बाइंड होता है। इसको कैप साइट भी कह सकते हैं, इसको CRP साइट भी कहा जा सकता है। सो इट कुड बी रेफर्ड टू एज कैप बाइंडिंग साइट, इट कुड बी आल्सो रेफर्ड टू एज CRP बाइंडिंग साइट। जैसे ही एक्टिवेटर यहां पर आकर बाइंड होता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को मदद करता है कि आरएनए पॉलीमरेज तेजी से यहां पर आकर बाइंड हो, क्योंकि लैग प्रमोटर जहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा वह वीक प्रमोटर है, पर पास में अगर एक्टिवेटर बाउंड है तो एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज की कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के साथ इंटरेक्ट करता है, अल्फा सबयूनिट की कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर तेजी से रिक्रूट कराया जा सके। सो कुल मिलाकर एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज की मदद कर रहा है। अगर एक्टिवेटर है तो आरएनए पॉलीमरेज तेजी से आकर बाइंड होगा। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन पहले आकर बाइंड हो जाता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को रोकेगा। तो अब दो ही सिनेरियो है, या तो एक्टिवेटर है होगा, और अगर एक्टिवेटर है तो आरएनए पॉलीमरेज तेजी से बाइंड होगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन वहां पर बाउंड है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज वहां पर आकर बाइंड नहीं हो पाएगा। इन दोनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लैक ऑपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन तेजी से होगा या नेग्लिजिबल होगा। नाउ एक्टिवेटर के बारे में हमने पढ़ा, रिप्रेसर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने इस बारे में भी पढ़ा कि इनके ऊपर जो सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस है, ऑपरेटर सीक्वेंसेस और एनहेंसर सीक्वेंसेस, इनको भी डिस्कस किया। इन सब को ध्यान में रखते हुए अब हम 4 डिफरेंट सिनेरियो ले रहे हैं जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैक ऑपेरॉन की स्थिति क्या होगी। जो पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं वह हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है पर लैक्टोज एब्सेंट है, यानी हमने ई कोलाई को, इस्चेरिशिया कोलाई को ऐसे मीडियम पर कल्चर कर रहे हैं जिसमें ग्लूकोज हमने दे रखा है। और जब ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज इज अ फेवरेट सोर्स, न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, और लैक्टोज नहीं है तो ऑब्वियसली लॉजिकली इस कंडीशन में लैक ऑपेरॉन को रिप्रेस करके रखा जाना चाहिए। पर ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट, हम यहां पर लिख सकते हैं ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोज इसको इनहिबिट करेगा, एडिनाइलेट
साइक्लेज को। अगर एडेनिड साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो उसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। और अगर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कम है तो उस दौरान एक्टिवेटर काम नहीं करेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इस दौरान एक्टिवेटर काम नहीं करेगा। सो कैप साइट के ऊपर एक्टिवेटर काम नहीं करेगा। ये कैप साइट है और कैप साइट पर कोई एक्टिवेटर काम नहीं करेगा। अब दूसरी बात कि लैक्टोज एब्सेंट है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, लैक आई जीन का हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है, चाहे लैक्टोज हो चाहे ना हो। इससे एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है लैक रिप्रेसर। और जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है, ये मान ले हमने जो प्रोटीन बनाया वह लैक रिप्रेसर प्रोटीन है। क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है इसलिए एलोलैक्टोज भी एब्सेंट होगा, क्योंकि एलोलैक्टोज लैक्टोज से ही डिराइव होता है। बिना या एलोलैक्टोज की एब्सेंस में लैक रिप्रेसर की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि वो कहां पर जाकर बाइंड हो सके, ऑपरेटर पर। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ऑपरेटर पर तो रिप्रेसर जाकर बाइंड हो गया और जो एनहेंसर सीक्वेंस है वहां पर एक्टिवेटर बाइंड नहीं हुआ। और जैसे हमने कहा कि ये दो डाइमर्स आपस में इंटरेक्ट कर टेट्रामराइज भी होते हैं, इस तरीके से टेट्रामरिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस तरीके का टेट्रामरिक स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से जो बनता है, इसके बाद अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रिक्रूट प्रमोटर पर नहीं किया जा सकता। सो इस सिनेरियो के अंदर जब ग्लूकोज अवेलेबल है और लैक्टोज एब्सेंट है, इस कंडीशन के अंदर लैक ऑपेरॉन को रिप्रेस स्टेट में रखा जाएगा। इस तरीके कंडीशन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, क्योंकि लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को हमने रिप्रेस करके रखा गया। ये बात हम लैक ऑपेरॉन के लिए स्टडी कर रहे हैं, पर सभी कैटाबोलाइट ऑपेरॉन के अंदर कोई ना कोई रिप्रेसर है, उसको ब्लॉक करके रखता है, रोक कर रखता है, अगर वो पर्टिकुलर तरीके का न्यूट्रिएंट सोर्स मीडियम में अवेलेबल नहीं हो तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस तरीके के रेगुलेशन को हम नेगेटिव कंट्रोल भी कहा जाता है। यानी जहां पर हम ऑपेरॉन पर अगर ब्रेक लगा कर रखें, ब्रेक का काम यहां पर कौन कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो कोई रिप्रेसर किसी ऑपेरॉन को रोक रहा हो, किसी फिनोमिनन को रोक रहा हो, तो इस तरीके के कंट्रोल को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कंट्रोल। ये एक स्पेसिफिक रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल है कि जो लैक आई से बनने वाला प्रोटीन जिसको हम लैक रिप्रेसर कह रहे हैं, ये स्पेसिफिकली लैक ऑपेरॉन को ही रेगुलेट करता है। ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को या हिस ऑपेरॉन को या गैल ऑपेरॉन को, बाकी ऑपेरॉन को ही रेगुलेट नहीं करता। सो लैक आई से बनने वाला रिप्रेसर सिर्फ लैक ऑपेरॉन को रेगुलेट करता है। इस तरीके की रेगुलेशन को हम स्पेसिफिक रेगुलेशन कहते हैं। सो केस 1, जब मीडियम के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल हो, लैक्टोज एब्सेंट हो, उस कंडीशन के अंदर लैक ऑपेरॉन रिप्रेस स्टेट में रहता है। इस कंडीशन में थोड़ा बहुत लीकी एक्सप्रेशन होता है, जिससे बहुत नाम मात्र का लैक्टोज परमिएज बन सकता है, नाम मात्र का बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन सकता है, जिसको हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, हम चाहें तो ऑफ कह सकते हैं, पर ऑफ कहने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि 100% ट्रांसक्रिप्शन को रोका नहीं जा सकता। कुछ लीकी ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता रहता है। देन अब हम सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड जो केस हम ले रहे हैं कि इस जो फर्स्ट कंडीशन है उसका एकदम ओपोजिट। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं कि ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। नाउ अब जो ई कोलाई की पेट्रो डिश है, इस बार हमने उसको ऐसे मीडियम पर कल्चर कर रहे हैं जहां पर हम लैक्टोज ही सोल सोर्स कार्बोहाइड्रेट का या एनर्जी का दे रहे हैं, ग्लूकोज वहां पर नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर ई कोलाई को इस कंडीशन में सर्वाइव करना है तो उसको लैक ऑपेरॉन को एक्सप्रेस कराना चाहिए और तेजी से एक्सप्रेस कराना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज इज द ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी अंडर दिस सिनेरियो। नाउ व्हाट हैपेंस, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चलो लैक्टोज प्रेजेंट है, ये बात हम बात करें। सो चाहे प्रेजेंट हो ना हो, लैक आई जीन का एक्सप्रेशन होगा। लैक आई जीन का एक्सप्रेशन होने पर लैक रिप्रेसर्स बन जाएंगे, तो ये लैक रिप्रेसर बन गए।
नाउ लीकी एक्सप्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत लैक्टोज परमीज, थोड़ा बहुत बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता रहता है मीडियम के अंदर, क्योंकि हमने लैक्टोज दिया है। तो लैक्टोज बार से नेग्लिजिबल रेट से ही सही अपटेक होगा, और लैक्टोज अगर अपटेक हुआ, अगर लैक्टोज है मीडियम में, तो थोड़ा बहुत लैक्टोज से एलोलैक्टोज भी बनेगा। और एलोलैक्टोज जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलोलैक्टोज एक इंड्यूसर है, एलोलैक्टोज रिप्रेसर को ब्लॉक कर देता है, रिप्रेसर के साथ जाकर बाइंड हो जाता है और रिप्रेसर को ऑपरेटर सीक्वेंस पर बाइंड होने से रोकता है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर बाइंड नहीं हो सकता, और रिप्रेसर बाइंड नहीं हो सकता इसका मतलब इस ऑपरेटर अवेलेबल होगा, और ऑपरेटर अवेलेबल होगा तो वहां पर कौन आकर बाइंड हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज। बट अभी सिर्फ हमने एक एस्पेक्ट देखा, अगर रिप्रेसर वहां पर नहीं है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि नेग्लिजिबल है, रीजन क्योंकि प्रमोटर काफी वीक है। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो भी हम यहां पर लेकर चल रहे हैं कि यहां पर ग्लूकोज भी एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है लेकिन ग्लूकोज एब्सेंट है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज मीडियम में नहीं है, तो इसका मतलब एडेनाइड साइक्लेज काम करेगा, और एडेनाइड साइक्लेज काम करेगा तो साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन हाई होगी, और अगर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन हाई है तो साइक्लिक एएमपी किसके साथ जाकर बाइंड होगा, कैप प्रोटीन के साथ। और अगर कैप प्रोटीन के साथ साइक्लिक एएमपी जाकर बाइंड हुआ तो कैप प्रोटीन खुद जाकर कहां पर बाइंड हो जाएगा, इट बाइंड्स टू अ कैप साइट। सो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि एक तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन में एलोलैक्टोज की वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया। उसी दौरान क्योंकि अब साइक्लिक एएमपी भी अवेलेबल है, साइक्लिक एएमपी कैप प्रोटीन के साथ या सीआरपी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जिसकी वजह से अब एक्टिवेटर अपनी एक्टिव स्टेट में है, एक्टिवेटर कैप साइट पर जाकर बाइंड हो गया। एक्टिवेटर अब क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सबयूनिट के कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज को इस जगह पर, इस वीक प्रमोटर पर तेजी से रिक्रूट कराया जा सके। और इस कंडीशन में ऑल्दो प्रमोटर वीक है, लेकिन क्योंकि एक्टिवेटर उसकी मदद कर रहा है, इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन बड़ी तेजी से देखने को मिलेगा। जैकब और मोनेड ने इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, इंडक्शन, दैट इज लैक ऑफ एरॉन है वह इंड्यूस्ड हो गया। इस तरीके का रेगुलेशन या कंट्रोल जहां पर कोई एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाता हो, उसे पॉजिटिव कंट्रोल कहा जाएगा। जब रिप्रेसर बाउंड था तो उसे नेगेटिव कंट्रोल कहा, जब एक्टिवेटर वहां पर बाइंड हो तो उसे पॉजिटिव कंट्रोल कहा। यहां पर जो एक्टिवेटर है उस एक्टिवेटर का नाम है कैप। जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है वह ग्लोबल रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। ग्लोबल रेगुलेशन से हमारा मतलब यह है कि जो कैप प्रोटीन है वह सिर्फ लैक ऑपेरॉन को ही एक्टिवेट नहीं करता। लगभग 100 से ज्यादा ई कोलाई में ऑपेरॉन हैं जिनके पास कैप साइट होती है, और वह सारे ऑपेरॉन एक्टिवेट किए जा सकते हैं अगर कैप प्रोटीन उन पर जाकर बाइंड हो तो। सो लैक रिप्रेसर सिर्फ लैक ऑपेरॉन को रेगुलेट कर रहा था, इसलिए वो स्पेसिफिक रेगुलेशन का एग्जांपल है। जो कैप या सीआरपी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन के अलावा और भी कई तरीके के जो ऑपेरॉन हैं, उनको कैटाबोलाइट ऑपेरॉन हैं, उनको रेगुलेट करता है। सो कैप प्रोटीन एक एग्जांपल हो गया ग्लोबल रेगुलेशन का। सो ये सिनेरियो सेकंड था। सिनेरियो 1 के अंदर रिप्रेस स्टेट, सिनेरियो सेकंड के अंदर लैक ऑपेरॉन इंड्यूस स्टेट में है, उसका एनहेंस्ड ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। नाउ केस थर्ड बात कर रहे हैं। इस बार हमने क्या किया कि ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में रखा जहां पर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब पहले हमने कहा कि लैक्टोज हो या मीडियम में नहीं हो, लैक आइजीन हमेशा एक्सप्रेस होगा। लैक आइजीन एक्सप्रेस होगा तो उसकी वजह से देयर वुड बी अ प्रोडक्शन ऑफ
लैक repressor. Lac repressor would be produced. Now, क्योंकि हम ये कह रहे हैं लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है इसका मतलब डेफिनेटली एलोलैक्टोज भी होगा, क्योंकि लैक्टोज से ही एलोलैक्टोज डिराइव होता है, और ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, लैक रिप्रेसर को ब्लॉक कर देगा, और अगर ये लैक रिप्रेसर को ब्लॉक कर दिया तो अब लैक रिप्रेसर ऑपरेटर वाली सीक्वेंस पर बाइंड नहीं हो सकता। तो जो लैक ऑपरेटर सीक्वेंसेस है, इन लैक ऑपरेटर सीक्वेंसेस के ऊपर लैक रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लैक रिप्रेसर में कन्फर्मल चेंज आ गया है एलोलैक्टोज की बाइंडिंग की वजह से। ये तो बात हुई लैक्टोज की, पर ध्यान रखें कि हम इस कंडीशन में हमने ग्लूकोज को भी रखा हुआ है, और ग्लूकोज को रखने का मतलब है अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ग्लूकोज किसको इनहिबिट करता है, अभी हमने पढ़ा एडेनाइड साइक्लेज को। एडेनाइड साइक्लेज अगर इनहिबिट हो गया तो साइक्लिक ईएमपी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगी, और अगर साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन कम है तो उस दौरान कैप प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैप प्रोटीन को काम करने के लिए एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट या साइक्लिक ईएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कैप प्रोटीन भी, जो कैप साइट है, कैप बाइंडिंग साइट है, उस कैप बाइंडिंग साइट पर कैप प्रोटीन भी बाइंड नहीं हो पा रहा है। यानी इस सिनेरियो में हम ये कहना चाहते हैं कि न, क्योंकि लैक्टोज है इसलिए एलोलैक्टोज है, रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज है इसलिए साइक्लिक ईएमपी नहीं है, और साइक्लिक ईएमपी नहीं है तो उस दौरान जो एक्टिवेटर है वो भी काम नहीं कर पा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर वाली जो सीक्वेंस है यहां पर भी कोई बाउंड नहीं है, और जो एनहेंसर सीक्वेंस है यहां पर भी कोई बाउंड नहीं है, और लैक प्रमोटर है वह एक्सेसिबल है, और लैक प्रमोटर अगर एक्सेसिबल है तो आरएनए पॉलीमरेज डेफिनेटली यहां पर आकर बाइंड होगा। पर जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि लैक प्रमोटर एक बहुत ही वीक प्रमोटर है, बिना एक्टिवेटर बाइंडिंग के आरएनए पॉलीमरेज जो यहां पर आकर बाइंड होता है उसकी जो बाइंडिंग की टेंडेंसी होगी वो बहुत लो होगी, इसलिए यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वह इंड्यूस स्टेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। इस तरीके का ट्रांसक्रिप्शन जहां पर एक्टिवेटर या रिप्रेसर दोनों ही प्रोटीन ना हो, प्रमोटर की जैसी स्ट्रेंथ हो, उसके बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो तो उसे बेसल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। बेसल ट्रांसक्रिप्शन तेजी से हो सकता है अगर प्रमोटर स्ट्रांग होता तो, पर यहां पर क्योंकि प्रमोटर वीक है इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन है उसकी रेट है वह नेग्लिजिबल होगी। ऑल्दो जो रिप्रेस स्टेट है उसके कंपैरिजन में थोड़ी हाई मानी जा सकती है, बट जो इंड्यूस स्टेट है उसके कंपैरिजन में द ट्रांसक्रिप्शन रेट वुड बी नेग्लिजिबल। ये सिनेरियो थर्ड था जहां पर ग्लूकोज भी हमने दिया और लैक्टोज भी दिया। जब इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, जब हम ग्लूकोज भी दें लैक्टोज भी दें, यानी पेट्री डिश के अंदर जहां पर हमने ई कोलाई को कल्चर कर रहे हैं इसके अंदर हमने दोनों ही न्यूट्रिएंट सोर्सेज दे दिए, ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड द लैक्टोज इज ऑल्सो प्रेजेंट। ऐसी पेट्री प्लेट पर अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया को अगर हम कल्चर करें ऐसी पेट्री प्लेट के ऊपर, तो हमें डाईऑक्सी ग्रोथ देखने को मिलता है। इनिशियली व्हाट यू फाइंड इज दैट देयर इज अ लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, then there is a lag phase and another there is a log or exponential phase. Such kind of growth curve where there is a lag phase between the two exponential phase is referred to as diauxy growth. इस तरीके की ग्रोथ क्यों देखने को मिलती है इसको समझने की कोशिश करें कि पहले हमने कहा कि मीडियम में हमने ग्लूकोज भी दिया और लैक्टोज भी दिया। जब ग्लूकोज भी दिया और लैक्टोज भी दिया तो ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से साइक्लिक एएमपी की अमाउंट कम होगी, और साइक्लिक ईएमपी का अमाउंट कम होगी इसलिए एक्टिवेटर है वह काम नहीं कर रहा होगा। लैक्टोज हमने दे रखा है, लैक्टोज दे रखा है तो इसका मतलब एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा, और एलोलैक्टोज अगर प्रेजेंट है उस कंडीशन के अंदर रिप्रेसर है वह भी काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से जो लैक ऑपेरॉन है उसका ट्रांसक्रिप्शन अभी हमने पढ़ा कैसा होगा, बेसल।
बेसल ट्रांसक्रिप्शन मींस नेग्लिजिबल ट्रांसक्रिप्शन, बाहर से जो लैक्टोज अपटेक हो रहा होगा और लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा बहुत ही कम हो रहा होगा। तो फिर ई कोलाई तेजी से ग्रोथ कैसे कर रहा है? ई कोलाई तेजी से ग्रोथ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मीडियम के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर वहां पर अवेलेबल है, ग्लूकोज तेजी से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो रहा है और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो इनिशियल जो ये लॉग फेज आ रही है, यहां पर ग्लूकोज तेजी से यूटिलाइज हो रहा है, लैक्टोज का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि लैक ऑपरॉन बेसल लेवल पर है। दोनों कार्बोहाइड्रेट सोर्स में से अगर किसी एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यहां पर ग्लूकोज को तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद ही एक ऐसा सिनेरियो आएगा कि मीडियम में से कंप्लीट ग्लूकोज है वह एग्जॉस्ट हो जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज यहां पर एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया, अब मीडियम में सिर्फ लैक्टोज बचेगा और ग्लूकोज खत्म हो गया, इसका मतलब अब साइक्लिक ईएमपी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है और साइक्लिक ईएमपी कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है अब वहां पर एक्टिवेटर प्रेजेंट हो सकता है। लैक्टोज अभी भी मीडियम में है इसलिए एलोलैक्टोज है, इसलिए रिप्रेसर काम नहीं करेगा। तो अब इस सिनेरियो के अंदर बेसल ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज दैट नाउ एक्टिवेटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, एक्टिवेटर है वह भी प्रेजेंट है और इस कंडीशन के अंदर रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पा रहा है। सो आप आराम से समझ सकते हैं कि एक्टिवेटर प्रेजेंट हो, रिप्रेसर एब्सेंट हो, इस कंडीशन में वापस तेजी से अब ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि अब लैक ऑपेरॉन है वह इंड्यूस हो चुका है, अब लैक्टोज को इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इस शिफ्टिंग के दौरान जब वह ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहा हो और ग्लूकोज अचानक खत्म हो जाए, उसको अब लैक्टोज को इस्तेमाल करना हो एनर्जी सोर्स के लिए, बीच में थोड़ा सा लैग फेज तो आएगा क्योंकि एक सफिशिएंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बननी जरूरी है, सफिशिएंट लैक्टोज परमीज बनना जरूरी है ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स। तो इस तरीके की ग्रोथ कर्व डाईऑक्सी ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्लूकोज के साथ किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट सोर्स दें, हमेशा ई कोलाई में डाईऑक्सी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज पहले इस्तेमाल होगा, फिर सेकेंड लेवल पर ऑपेरॉन को इंड्यूस किया जाएगा जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लैग फेज लगेगा। देन एक फोर्थ सिनेरियो भी हम डिस्कस कर लें कि अगर मीडियम में ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है, लॉजिकली जब लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपेरॉन को काम नहीं करना चाहिए क्योंकि व्हाई टू प्रोड्यूस अ बीटा गैलेक्टोसाइड इज व्हेन लैक्टोज इज नॉट देयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो पहले तो हम लैक्टोज के हिसाब से बात कर लें कि लैक्टोज एब्सेंट है, रिप्रेसर बनेगा और रिप्रेसर बनने के बाद रिप्रेसर लैक ऑपरेटर पर जाकर बाइंड भी हो जाएगा। क्यों बाइंड हो जाएगा? क्योंकि एलोलैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो इसका मतलब अगर हम यहां पर लिख देते हैं अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो इसका मतलब एलोलैक्टोज भी एब्सेंट है और एलोलैक्टोज एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर रिप्रेसर है ऑपरेटर और बाइंड होगा। दूसरा हम कह रहे हैं ग्लूकोज एब्सेंट है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो इसका मतलब एडेनिड साइक्लेज काम कर रहा होगा, एडेनिड साइक्लेज काम कर रहा होगा तो साइक्लिक ईएमपी का लेवल हाई होगा और अगर साइक्लिक ईएमपी का लेवल हाई है तो कैप प्रोटीन को भी काम करना चाहिए, यानी या इन जगहों पर अगर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड हो रहा है तो इस जगह पर एक्टिवेटर प्रोटीन भी आकर बाइंड हो जाना चाहिए, एक्टिवेटर प्रोटीन भी इस जगह पर आकर बाइंड हो जाना चाहिए। अब इसको हम यहाँ डायग्राम में बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्टिवेटर प्रोटीन भी बाउंड है क्योंकि उसको क्या मिल गया है? साइक्लिक ईएमपी, और रिप्रेसर प्रोटीन भी, लैक रिप्रेसर भी यहां पर बाउंड है। पर आप देख सकते हैं कि लैक रिप्रेसर ने एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाया जिसकी वजह से रिप्रेसिव लूप बन गया और रिप्रेसिव लूप बनने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पर बाइंड ही नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकली आरएनए पॉलीमरेज को यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज की तभी मदद कर सकता है जब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट एक्सेसिबल हो। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट एक्सेसिबल है ही नहीं, इसलिए एक्टिवेटर होने के बावजूद भी वह ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस नहीं कर पाएगा, यानी इस केस में भी रिप्रेस्ड कंडीशन रहेगी। सो इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि अगर एक्टिवेटर भी प्रेजेंट हो तो
और रिप्रेसर भी प्रेजेंट हो तो डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? रिप्रेसर। एक्टिवेटर के होने के बावजूद भी आरएनए पॉलीमरेज वहां पर रिक्रूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट है वो फिजिकली ओवरलैप कौन कर चुके हैं? रिप्रेसर प्रोटीन। सो दिस वाज द केस 4। नाउ लैक ऑपेरॉन का इंडक्शन हुआ या नहीं हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करें? तो एक्सपेरिमेंटली पता करने के लिए जो एक सिंपल स्क्रीनिंग टेक्निक है वह डेवलप की गई है। वह कैसे कि हम क्या करें, ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम पर ग्रो करें, एलबी मीडियम के अंदर हम सपोज एक तो IPTG ऐड कर दें और एलबी मीडियम के अंदर एक्सगेल ऐड कर दें। ऐसे सारे ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि लैक ऑपेरॉन को या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना रहे होंगे वह ब्लू दिखाई देंगे, और जहां पर लैक-जेड जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होगा वह व्हाइट दिखाई दे रहे होंगे। पर ऐसा कैसे हो पाता है? IPTG या एक्सगेल की वजह से ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कैसे हो पाती है, उसको समझने के लिए हम एक बार वापस देखें। IPTG इज आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोपायरेनोसाइड। ये एक इंड्यूसर है, एक्सोजीनस इंड्यूसर है, ये एलोलैक्टोज का काम कर सकता है और ये ग्रेसिशियस इंड्यूसर है, यानी लैक्टोज होता, फिर वह एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता, फिर वह रिप्रेसर के ऊपर जाकर बाइंड होता, फिर रिप्रेसर काम नहीं करता। यहां पर जो IPTG है वह डायरेक्टली ही रिप्रेसर के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और जिसकी वजह से रिप्रेसर काम नहीं कर पाता। सो IPG इज एन एक्सोजीनस इंड्यूसर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर इवन एज कंपेयर टू अ लैक्टोज, बिकॉज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लैक्टोज गेट टू एलोलैक्टोज and complete IPTG can bind to the repressor. Another important thing is that कि ये सिर्फ एलोलैक्टोज का काम करता है, IPTG कैटाबोलाइज नहीं होता, ये सबस्ट्रेट का काम नहीं कर सकता। सो मीडियम में हमने IPTG दिया यानी इंड्यूसर दे दिया, पर इंड्यूसर देने का मतलब है रिप्रेसर काम नहीं करेगा और रिप्रेसर काम नहीं करेगा तो लैक ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा, बीटा गैलेक्ट, यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि रिप्रेसर काम नहीं करेगा, रिप्रेसर यहां पर बाइंड नहीं होगा और रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनना शुरू हो गया है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वह है लैक्टोज, पर यहां पर एलबी मीडियम में लैक्टोज ऐड करने की बजाय हमने क्या किया है, एज एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दे दिया और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम है एक्सगेल। एक्सगेल बेसिकली ये 5-chloro-4-bromo, यहां पर स्ट्रक्चर भी बना रखा है, दैट इज अ 5-chloro-4-bromo 3-indole, सो दिस इज एन इंडोइल, सो 5-bromo-4-chloro-3-indole गैलेक्टोपायरेनोसाइड। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से हमारा मतलब है कि इसके ऊपर जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके ऊपर एक्ट करता है यहां पर, तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो डाइक्लोरो डाई इंडोइल डेरिवेटिव जो कुछ भी यहां पर बनता है वह ब्लू कलर देता है। सो कुल मिलाकर क्योंकि मीडियम के अंदर एक्सगेल हमने ऐड कर रखा है, बैक्टीरिया ने एक्सगेल बार से अपटेक किया होगा, जिन बैक्टीरिया के अंदर लैक-जेड का एक्सप्रेशन हो रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सगेल को कैटाबोलाइज करेगा। जैसे ही एक्सगेल कैटाबोलाइज होगा उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वह ब्लू कलर का होगा और कॉलोनीज कैसी बन जाएगी? ब्लू। और ब्लू कलर की कॉलोनीज बनने का मतलब है इन जगहों पर लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस हो रहा है। जहां पर व्हाइट कलर की कॉलोनीज है, जहां पर व्हाइट कलर की कॉलोनीज है, इन जगहों पर लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। सो इस तरीके से इसे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहा जाता है, जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बेसिस पर पता किया जा सकता है कि लैक ऑपेरॉन ऑन हो रहा है, ऑन है या नहीं है। इसलिए लैक-जेड जीन को
आगे आप पढ़ेंगे मार्कर जीन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने लैक ऑपेरॉन का ये बहुत बेसिक लेवल पढ़ा है। लैक ऑपेरॉन यहाँ से शुरू हुआ है, आगे सिस ट्रांस टेस्ट क्या होते हैं, ऑपरेटर म्यूटेंट क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन म्यूटेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम मीरोजाइगोट्स बनाकर सिस ट्रांसलेट से चेक कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन लैक आई म्यूटेशन की वजह से है या ऑपरेटर म्यूटेशन की वजह से, वो आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये बहुत एक बेसिक मॉडल पढ़ा है कि ई कोलाई जो एक बैक्टीरियम है वो कैसे लैक ऑपेरॉन को तब इंड्यूस करता है जब ग्लूकोज एब्सेंट हो और लैक्टोज प्रेजेंट हो। अगर उसकी दूसरी कंडीशन हो यानी लैक्टोज ना हो, ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तो किस तरीके से इसको रिप्रेस स्टेट में रखा जाता है। सो दैट वाज अ बेसिक ऑफ अ लैक ऑपेरॉन। सो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से बायोलॉजी लवर्स हमारे साथ बने रहना और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल IFS ऑनलाइन। और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।